इन दिस वीडियो हम रियलिज्म को देखेंगे कि जो रियलिज्म है दुनिया की जो पॉलिटिक्स है इसके बारे में क्या कहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्या कहता है। और अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो रियलिज्म है उसमें कॉमन थीम क्या है। और अगर आप रियलिज्म देखें उसे अभी तीन पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट क्लासिक रियलिज्म जो कि सबसे पुराना है, दूसरा न्यू रियलिज्म जो कि इसके बाद आया था, और अल्टीमेटली जो सबसे नया है दैट इज कॉल्ड न्यू क्लासिक रियलिज्म। जो क्लासिक रियलिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट और जो वॉर है उसका सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन नेचर। जिसे थॉमस हॉब्स ने कहा कि जो इंसान है वो डीप डाउन सेल्फिश है। दे आर मोटिवेटेड बाय कंपटीशन हो, फियर हो एंड ग्लोरी। और कंपटीशन के कारण हर एक इंसान चाहता है उसके पास उतना आधा हो जितना बाकी इंसान के पास है। बट इन रियलिटी दुनिया में स्कार्सिटी है और हर एक इंसान को उतना नहीं मिल सकता जितना वो डिज़ायर करता है। इसके साथ साथ कई बार अगर इंसान कोई चीज़ें गेन नहीं भी करना चाह रहा है, हर एक इंसान एक दूसरे के अगेंस्ट एक हद तक फियर में है। और इस कारण से कई बार कंट्रीज के बीच में और लोगों के बीच में एक डिफेंसिव वॉर होती है। इसके साथ साथ जो हर एक इंसान है वो चाहता है उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन हो, उसकी प्राइड हो। बट ये सब चीज़ें हर एक इंसान के लिए अचीव करना पॉसिबल नहीं है। और इस कारण से जो आदमी है वो एक दूसरे के एनिमीज बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। और इसके साथ अगर आप एक और चीज़ ऐड कर दें दैट इज़ एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड गवर्नमेंट, मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं। इस कारण से जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, विशियस हो सकती है, ख़राब हो सकती है, क्योंकि इंसान एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे। और जो ये प्रॉब्लम है इसे हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सॉल्व कर पाते हैं बाय क्रिएटिंग अ हायरार्की, बाय क्रिएटिंग ए गवर्नमेंट। जैसे इंडिया है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है। तो यहाँ अगर कोई किसी के साथ गलत करना चाहे तो जो गवर्नमेंट है उसे वो प्रोटेक्ट करेगी, उसे रोकेगी। बट इंटरनेशनली ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर यूएसए किसी के साथ गलत करना चाहे, चाइना अगर किसी के साथ गलत करना चाहे, उनसे ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं वहाँ। एंड हॉब्स ने कहा कि जो ह्यूमन नेचर है वो नेचुरली गिवन है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इकट्ठे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ह्यूमन नेचर ऐसा है, नहीं है। बट इन रियलिटी अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे, जो कंपटीशन है, डिफायंस है, ग्लोरी है, ये एक हद तक पार्ट है हिस्ट्री का। इसके बाद इवन जो थुसरिड्स है उसने भी एक हद तक सिमिलर चीज बोली। उसने कहा कि जो डिजायर फॉर पावर है या फिर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करना, ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है ह्यूमन नेचर का। इन्होंने कहा कि जो इंसान है वो मोटिवेटेड है बाय फियर, ऑनर, सेल्फ इंटरेस्ट। और इन सब कारणों से जो दुनिया की पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इट्स मेनली अबाउट पावर पॉलिटिक्स। एंड इन मॉडर्न वर्ल्ड जो क्लासिक रियलिज्म है उसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट है हैंस मॉर्गन्थो। एंड इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इट्स मेनली अबाउट पावर स्ट्रगल। एंड इन्होंने भी कहा कि ये इसीलिए है क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है, इंसान ऐसे हैं। इंसान जो है कंटिन्यूसली अपने पावर जो है उसे इंक्रीज करना चाहते हैं, उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि जो एवरी स्टेट्स है वो ह्यूमन नेचर का एक रिफ्लेक्शन है। जैसे हर एक इंसान चाहता है कि अपनी पावर को मैक्सिमाइज करे, उसी तरीके से हर एक जो स्टेट है वो भी इसी तरीके की चीज़ें करना चाहता है, अपनी पावर को जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज करना। इन्होंने कहा कि जो पावर स्ट्रगल है वो आपको वहाँ पे तीन पैटर्न देखेंगे। सबसे फर्स्ट टू कीप द पावर, कि जो स्टेटस को है उसे एक हद तक मेंटेन रखना। मतलब जैसी सिचुएशन है, अगर कोई डोमिनेंट पावर है वो चाहेगा कि जो स्टेटस को है वो एक हद तक मेंटेन रहे। दूसरा टू इंक्रीज द पावर, कि जो स्टेट है वो अपनी पावर को बढ़ाएगा। और हिस्टोरिकली आप देखेंगे इंपीरियलिज्म का फॉर्म लेता है, किसी कंट्री पर अटैक करना, उसके लैंड को कॉन्कर कर लेना, उसकी पॉपुलेशन को कॉन्कर कर लेना। एंड तीसरा टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, कि अपनी जो पावर है उसे एक हद तक दिखाना, प्राइड के चक्कर में या फिर ग्लोरी के चक्कर में, जैसा कि आप नेपोलियन के केस में देख सकते हैं। एंड इन्होंने कहा ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो इस तरीके की है। एंड इसके साथ साथ इन्होंने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि अनलाइक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और वहाँ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो वहाँ आप मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का एग्जांपल लें, वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं। और इसके साथ साथ जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उस पे कोई रोक भी नहीं है, उस पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं।
और इसीलिए इन्होंने कहा कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, इस कारण से एक हद तक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, उसके बीच में एक हद तक इक्विलिब्रियम हो पावर का। इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर किसी स्टेट का जो सर्वाइवल है, उसे अगर कोई थ्रेटन करता है, चाहे अगर कोई वो हेजेमनिक पावर हो, हेजेमनिक पावर मतलब जो बहुत ही स्ट्रांग स्टेट्स हैं, उनके आसपास जो पावर है, उस मामले में आसपास कोई है ही नहीं कंट्री, या फिर जो कॉलिशन ऑफ स्ट्रॉन्गर स्टेट्स हो, अगर वो किसी स्टेट के जो सर्वाइवल है, उसे अगर थ्रेटन करता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट्स को जो बाकी स्टेट्स हैं, उसके साथ-साथ फ़ोर्स जॉइन कर लेनी चाहिए। एक अलायंस नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए, जिससे एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट रहे। और ये जो इक्विलिब्रियम है ऑफ पावर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए। और इसका एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया नेटो का, वार्सो पैक्ट का। जो यूएसए है, उसने नेटो क्रिएट किया और जो यूएसएसआर थी उस समय, उसने वार्सो पैक्ट क्रिएट करी। इधर जो न्यू रियलिस्ट हैं, वो एक हद तक इससे एग्री करते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं, इट्स मेनली अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर। बट ये इससे डिसएग्री कर जाते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है, इस कारण से है। इन्होंने कहा कि जो कंट्रीज के बीच में जो कंपटीशन है, प्लस जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का, इस कारण से होता है। क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में आपको अनार्की दिखेगी। जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं। इस कारण से कभी भी कोई स्टेट जो है, अगर कोई गलत एक्शन लेना भी चाहे, उसे कोई प्रिवेंट कर नहीं सकता। इस कारण से एक हद तक हमेशा ही जो एक स्टेट है, उसके अंदर फ़ियर रहता है कि ऐसा ना हो कि अगर उनकी पावर कम हुई, तो कोई अगर स्ट्रॉन्गर स्टेट जो है, वो हो सकता है उनकी सर्वाइवल को थ्रेटन करे। एंड इसके बाद जो न्यू रियलिस्ट हैं, उन्होंने जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का, उसे 3 वे में डिफाइन किया। सबसे फर्स्ट कि वो किस टाइप से ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके फंक्शन क्या-क्या है, और उसके बाद उनकी जो कैपेबिलिटी है, वो किस लेवल पे है, और सबसे फर्स्ट वो किस टाइप से ऑर्गेनाइज्ड हैं। इन्होंने कहा उसका 2 तरीका है, सबसे फर्स्ट एनार्की और दूसरा हायरार्की। जो एनार्की है, इसका मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जैसे अगर आप कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस देखें, जैसे इंडिया हो, चाइना हो, ऊपर से और भी जो बहुत सारी कंट्रीज़ हो, इनके ऊपर आपको कोई सेंट्रल अथॉरिटी दिखेगी नहीं। दूसरा हायरार्की, जैसे इंडिया के अंदर अगर आप इंटरनली देखें, या फिर जो चाइना के अंदर अगर आप इंटरनली देखें, तो स्टेट्स में डिवाइडेड है। स्टेट के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दिखेगी, और भी आपको बहुत सारी अथॉरिटी दिखेगी, लाइक जुडिशरी हो। इसका मतलब है कि स्टेट्स के अंदर आपको हायरार्की दिखेगी, और इसलिए जो पावर पॉलिटिक्स है वहाँ पे, उसे मैनेज करना ईज़ी है। बट अगर आप इंटरनेशनली देखें, तो वहाँ एनार्की एक्सिस्ट करती है, और इस कारण से इसे आप मैनेज नहीं कर पाएँगे। एंड दूसरा था फंक्शन। एंड इन्होंने कहा कि पूरी जो दुनिया है, वो डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर सॉवरेन स्टेट्स, जिनका अल्टीमेट एम ये है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करना, अपनी सर्वाइवल को देखना। जैसे इंडिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, ब्रिटेन हो, इनका अल्टीमेट एम है अपना सेल्फ इंटरेस्ट। और इसीलिए इन्होंने भी कहा कि जो कोई कंट्री अगर डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, वो एक हद तक सेम है। वो अल्टीमेटली अपने सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। एंड तीसरी एलिमेंट थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी। एंड इन्होंने कहा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी है कि कौन कंट्रीज के पास कितनी ज़्यादा पावर है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना है, इंटरनेशनल आउटकम को समझना है। क्योंकि अनार्की के कारण जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन पे कोई कंस्ट्रेंट है नहीं, उन पे कोई रोक है नहीं। वो जिस तरीके से बिहेव करना चाहें, वो बिहेव कर सकते हैं। दूसरा कि जो फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का, वो एक हद तक सेम है कि अपने जो इंटरेस्ट है, उसे फॉलो करना। तो इसीलिए जो मेन डिफरेंस है, वो आती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। वही एक हद तक हमें आउटकम बताएगा कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, वो किस तरीके से होगी। हुँ। इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसका एक सेंट्रल रोल है बिहाइंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो हर एक स्टेट्स हैं, उनका मेन कंसर्न ये होता है कि जो बाकी स्टेट्स हैं, उनकी पावर कितनी ज़्यादा है, कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। क्योंकि कभी भी जो कोई स्टेट है, वो सर्टेन नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर स्टेट जो है, वो फ्यूचर में किस टाइप के एक्शंस लेगा। इसकी एक हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि एक जो पर्टिकुलर स्टेट है, हो सकता है फोर्स का यूज़ करे अपने इंटरेस्ट को एडवांस करने में, जो कि अल्टीमेटली किसी कंट्री के जो सर्वाइवल है, उससे थ्रेटन कर सकता है। और इसीलिए जो वॉल्स हैं, उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज़ हैं, वो अपना पावर इसलिए बढ़ाना चाहती है, क्योंकि यही एक तरीका है अपने आप को सिक्योर करने का,
अपनी सिक्योरिटी को सस्टेन करने का, सिक्योर करने का। इसके साथ-साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो कंट्रीज़ हैं, वो पावर मैक्सिमाइज़र नहीं है, वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइज़र है। इसका मतलब है कि जो कंट्रीज़ हैं, वो उतना पावरफुल होना चाहती हैं कि अपनी सिक्योरिटी को सस्टेन कर सके। ऐसा नहीं कि वो इसके बाद भी अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहती है। क्योंकि कई बार जो पावर मैक्सिमाइज़ेशन है, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, आपके अगेंस्ट ही चला जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो बाकी स्टेट्स हैं, वो अपनी ग्रुप्स फॉर्म कर लेंगी। क्योंकि एक जो बहुत ही पावरफुल स्टेट है, वो बाकी बहुत सारे स्टेट की जो सिक्योरिटी है, उसे थ्रेटन करेगा। और इसलिए वो जो सारी स्टेट्स हैं, वो साथ में आ जाएगी, जो कि अल्टीमेटली आपको थ्रेटन करेगा, जैसा कि नेपोलियन के साथ हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा कि जो स्टेट्स हैं, वो पावर मैक्सिमाइज़र नहीं है, वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइज़र है। बट ये जो पॉइंट है, इससे कई लोग डिसएग्री भी करते हैं। एंड एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखेगा जॉन मर्साइमर का, और जिनकी जो थ्योरी है, उसे कई बार ऑफेंसिव रियलिज़्म कही जाती है। एंड ये जो बाकी एजम्पशन है न्यू रियलिज्म का, उसे एक हद तक शेयर करते हैं। बट ये यहाँ डिसएग्री करते हैं कि जो स्टेट है, वो पावर मैक्सिमाइजर है या सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर है। जॉन मेरसामर कहते हैं कि जो कोई भी स्टेट है, वो पावर मैक्सिमाइजर है, क्योंकि बेस्ट वे किसी भी स्टेट के लिए इस सिक्योर करने का बेस्ट तरीका यही है अपने सर्वाइवल को, कि सबसे ज़्यादा पावरफुल रहो। अगर आप सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कोई भी कितना भी कोशिश करे, अल्टीमेटली आपको थ्रेटन कर ही नहीं सकता। और ये जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, वो जो हमारी दुनिया के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो बहुत सारे एस्पेक्ट है, उसे अच्छा खासा एक्सप्लेन करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 स्टेट है, एक स्टेट ए, दूसरा स्टेट बी, और हमें पता है कि उनके बीच में अनार्की है, अनसर्टेनिटी है, उन्हें पता नहीं है कि फ्यूचर में होगा क्या। और इस कारण से जो ए है, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है अपनी सिक्योरिटी को, अपने सर्वाइवल को सस्टेन करने का, कि अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड करे। बट जैसे ही वो अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड करेगा, इस कारण से जो बी है, वो थ्रेटन फ़ील करेगा, और उसके बाद वो अपने मिलिट्री को एक्सपैंड करेगा। बट इस कारण से जो ए है, उसे उस तरीके से इंटरप्रेट करेगा कि जो बी है, ए को एक एनिमी की तरह देखता है, और इस कारण से जो अपनी मिलिट्री है, उसे वो और ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। और इसके बाद जो बी है, वो थ्रेटन फ़ील करेगा, और वो उसके बाद अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड करेगा। और ये सारी चीज़ें आप बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में प्ले होते देखेंगे। जैसे जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो आर्म रेस चल रही थी, उसका मेन कारण यही था कि जो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में अनार्की है, उनके बीच में अनसर्टेनिटी है। उन्हें पता नहीं है कि एक जो पर्टिकुलर कंट्री है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उस पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये जो एस्पेक्ट है, इवन इंडिया और चाइना के बीच में आप प्ले करते देखेंगे। अगर चाइना कुछ डेवलप करता है, ये फोर्स कर देगा इंडिया को भी वो चीज़ें डेवलप करने के लिए, क्योंकि हम कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते। एंड इसीलिए ये जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूचर है इंटरनेशनल रिलेशंस का। जैसे अगर आप सोवियत अमेरिका के रिलेशंस का एग्जांपल लें, इनिशियली जो यूएसए है, उसने जो कम्युनिस्ट हैं, उसे एक हद तक अपोज किया। उसमें जो रशियन रेवोल्यूशन है, उसे अपोज किया। इसके बाद जब यूएसएसआर के फॉर्मेशन हुए, उसके बाद भी यूएसए एक हद तक हॉस्टाइल रहा यूएसएसआर के अगेंस्ट। बट जो हिटलर का राइज है, और इस कारण से जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई, उस समय जो यूएसए और जो यूएसएसआर है, एक हद तक अलाइज की तरह लड़ती है हिटलर के अगेंस्ट। बट जैसे ही वॉर खत्म हुआ, उसके बाद जो यूएसए और जो यूएसएसआर है, फिर से एक दूसरे की एडवर्सरी बन गई। एंड मोर देन आइडियोलॉजी, जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट हैं, वो ये कहेंगे कि जो स्ट्रक्चरल रीजन है, वो इसका एक मेन कारण है। क्योंकि जो बाइपोलर वर्ल्ड है, उसमें जो सुपर पावर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो खतरा है, वो बाकी सुपर पावर से ही आता है। और इस कारण से अल्टीमेटली जो दोनों कंट्रीज हैं, उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट एक बैलेंस ऑफ पावर फॉर्म करी, डिफरेंट डिफरेंट अलायंस नेटवर्क क्रिएट करी। जैसे यूएस ने नेटो क्रिएट किया, यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट क्रिएट किया। और ये वो कहेंगे कि जो स्ट्रक्चरल रीजन है, इस कारण से हुआ, रेदर देन की आइडियोलॉजी। एंड इसके बाद जो न्यू क्लासिकल रियलिस्ट हैं, वो इससे एग्री करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो एक हद तक इम्पोर्टेंट है, अगर आपको स्टेट के जो बिहेवियर्स हैं, उसे एक हद तक समझना है। बट एट द सेम टाइम ये कहते हैं कि जो बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक स्टेट के जो लीडर्स हैं, उनका परसेप्शन क्या है, स्टेट सोसाइटी की जो रिलेशंस हैं, वो कैसी है, किसी स्टेट की जो आइडेंटिटी है, वो क्या है, वो भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। एंड इन सिंपल वर्ड ये कहते हैं कि जो डोमेस्टिक लेवल वेरिएबल्स हैं, डोमेस्टिक जो कारण है, वो एक हद तक अच्छा खासा रोल प्ले करती है किसी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी में, उसके बिहेवियर में।
एंड इसे समझने के लिए चाइना और जो जापान है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी दोनों जो कंट्रीज हैं उसे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा अच्छा खासा ह्यूमिलेट किया गया। बहुत सारी फोर्सफुल ट्रीटीज साइन करवाई गई। बट इसके बाद जो जापान है वो अपने आप को ड्रास्टिकली एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है, बहुत सारे रिफॉर्म्स करना स्टार्ट करता है। और इस कारण से जो जापान है वो अच्छा खासा पावरफुल भी हो गया। बट जो चाइना है वो ऐसा नहीं कर पाया। और यहाँ आप देखेंगे जो डोमेस्टिक रीजन है उसने एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस केस में जो चाइना और जो जापान है उन दोनों के सर्वाइवल को, उसकी सॉवरेनिटी को थ्रेटन किया गया। बट चाइना पीछे रह गया, जापान आगे निकल गया। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया का और इंडिया का। जैसे जो नॉर्थ कोरिया है उसमें जो पूरी पावर है वो एक इंसान के हाथ में है। वो जो डिसीजन लेगा वो सेंट्रल डिसीजन होगा। बट इंडिया के केस में नरेंद्र मोदी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इनको बहुत सारे और भी लोगों से पूछने पड़ेंगे, जनता को आंसर करना पड़ेगा। प्लस नॉर्थ कोरिया के केस में किम जोंग उन के लिए अपने डिसीजन को फोर्स करना एक हद तक ईजी है। बट इंडिया के केस में अगर जनता अगेंस्ट है इसके तो ऐसा नरेंद्र मोदी कर नहीं पाएंगे। एंड अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसे फर्स्ट जो पावर पॉलिटिक्स है, जो स्ट्रगल है पावर के लिए, वो एक हद तक सेंट्रल रोल प्ले करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। दूसरा कि जो रियलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो स्टेट है दैट प्लेज द मेन रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और तीसरा कि जो हर एक स्टेट है उसका अल्टीमेट इंटरेस्ट है उसका सर्वाइवल, वो उसके लिए जो हो सकता है वो करेगा। एंड चौथा कि अल्टीमेटली यू आर ऑन योर ओन, आप अपने सर्वाइवल के लिए अल्टीमेटली खुद पे डिपेंडेंट है।